तो मेरे कक्षा 10 के विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की 2027 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखो, जितने बच्चे इस बार 2027 में अपना इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, अपना अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं, तो सभी के सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं एक मॉडल पेपर 2027 का। मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर है जिसका कोड है 817 FH कोड का पेपर लेकर के आया हूँ। सारे बच्चे इस पेपर को जल्दी जल्दी से तैयार कर लो मेरे प्यारे बच्चों, अभी ही तैयार कर लो। 2027 का अंग्रेजी का पेपर है। यहाँ पर देखो, मेरा 2027 का अंग्रेजी का पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ। पूरा का पूरा पेपर मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व भी करा दूंगा, है ना। पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो बिल्कुल सेम मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही पेपर आप लोगों को दिया जाएगा। ऊपर लिखा होगा 2027, नीचे लिखा होगा अंग्रेजी, इधर लिखा होगा आप लोगों का कोड 817 FH कोड का पेपर दिया होगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना, यहाँ पर अपना नाम लिख देना और इसके बाद हम पेपर को और आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया है कि समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना अंग्रेजी का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। फिर जो हमारा नंबर जो होगा 70 नंबर का आप लोगों का पेपर रहने वाला है। फिर यहाँ पर देखो लिखा है कुछ कि जनरल, यहाँ पर देखो जनरल तो कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश को पढ़ेंगे। फर्स्ट 15 मिनट आर एलोटेड फॉर एग्जामिनीज टू रीड द क्वेश्चंस पेपर। मतलब कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर निर्देश नंबर 2 कहता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, है ना। सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद यहाँ दिया है निर्देश नंबर 3 कहता है कि दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो आप लोगों को जो अंग्रेजी का जो पेपर होगा ये पार्ट ए और पार्ट बी में विभाजित होगा। फिर इसके बाद आगे देखो बात करते हैं कि पार्ट ए कॉन्सिस्ट्स 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन द OMR सीट। जो पार्ट ए जो रहने वाला है, पार्ट ए आप लोगों का पार्ट ए में 20 प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि पार्ट ए में 20 प्रश्न जो होंगे बहुकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को जो 20 प्रश्न जो दिए जाएंगे उनका उत्तर आप लोगों को OMR सीट पर देना होगा। OMR सीट पर देना होगा उनका उत्तर। फिर आगे देखो, फिर यहाँ पर देखो लिखा है कि फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चंस वाइज instructions and mark your answer on the given OMR sheet only. Do not erase, cut or use whitener on the OMR sheet after answering। यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि पार्ट ए के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कहाँ देना, OMR सीट पर देना है। अब देखो OMR सीट पर आप लोगों को इरेजर नहीं चलाना है, OMR सीट पर आप लोगों को वाइटनर भी नहीं चलाना है ना। OMR सीट पर आंसर देने के बाद उस पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को OMR सीट पर आंसर देना है। उस पर कोई भी चीज़ नहीं चलानी, जैसे इरेजर हो गया, वाइटनर हो गया, इसको नहीं चलाना है OMR सीट पर। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर 5 नंबर पर देखो कहता है कि यहाँ पर कहता है कि निर्देश नंबर 6 कहता है कि मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंटेन्ड अगेंस्ट देम, है ना। तो इसके बाद इसका मतलब होता है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक अंकित हैं। जो प्रश्न 1 नंबर का होगा उसके आगे 1 लिखा होगा, जो प्रश्न 2 नंबर का होगा उसके आगे 2 लिखा होगा, जो प्रश्न 4 नंबर का होगा उसके आगे 4 लिखा होगा। इसके बाद आगे देखो, आगे लिखा है, इसके बाद हम निर्देश नंबर 7 को पढ़ेंगे। निर्देश नंबर 7 देखो कहता है कि जो हमारा पार्ट बी जो रहने वाला है, पार्ट बी मेरा 50 अंक का रहने वाला है। पार्ट बी जो होगा मेरा 50 नंबर का होगा। ऑल द क्वेश्चंस पार्ट बी आर बी अटेम्प्टेड, है ना। पार्ट बी के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 8 कहता है कि पार्ट बी के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये मेरे पर बच्चों मेरा पेपर हो गया, ये सारे निर्देश पढ़ना है। अब यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ से देखो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए जो रहने वाला है जिसमें हमारे 20 प्रश्न जो होंगे, 20 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मेरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज़ द क्वेश्चंस दैट फॉलो, है ना। एक हमको पैसेज दिया जाएगा, उसके हमें उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो इसको पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पर से देखो इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मेरे पर जो 3 नंबर का पैसेज आएगा, 3 नंबर का पैसेज आएगा आप लोगों के एग्जाम में। 3 नंबर का पैसेज सबसे पहले ही पेज पर रखा हुआ मिलेगा। पेपर देने जाओगे मेरे पर जो पहले ही पेज पर एक पैसेज रखा हुआ मिलेगा,
जो कि आप लोगों का 3 नंबर का होगा। इसको पहले पढ़ेंगे कि APJ अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वाज बोर्न इन 15 अक्टूबर 1931 इन रामेश्वरम, तमिलनाडु, है ना। तो इसको पहले हम हिंदी में दे लेते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। देखो यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द 11th मतलब 11वें राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ही वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 इन रामेश्वरम, तमिलनाडु। 1531 में उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन फाइनेंशियल हार्डशिप, है ना। इसका मतलब होता है कि उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों से बीता, है ना। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड मतलब कि उनका जो कठिनाई का जो जीवन था बहुत ही कठिनाई पूर्वक बीता। बट ही वर्कड हार्ड एंड बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट। लेकिन उन्होंने एक कठिन परिश्रम किया और कठिन परिश्रम के बल पर वो एक महान वैज्ञानिक बन गए। ही प्लेड ए मेजर रोल इन डेवलपिंग इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम विच इज अर्नड हिम द टाइटल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो भाई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। फॉर हिज ग्रेट वर्क ही वाज अवार्ड द भारत रत्न। देखो उन्होंने एक अच्छा कार्य किया था, इसी के कारण उनको भारत रत्न भी दिया गया, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन हॉनर इन 1997। ही लव्ड स्टूडेंट्स एंड कोलोपोस्ट वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर एट IIM सेलिंग ऑन 27 जुलाई 2015। अब इसको देखो पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि ये देखो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। उसने उत्कृष्ट कार्य के लिए 1997 में भारत रत्न भी पाया। इन्होंने 1997 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी मिला था। 1997 भारत रत्न मिला और इनको विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। यहाँ पर देखो लिखा है कि ही लव्ड स्टूडेंट्स से, इनको विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। इसके बाद इनका देखो निधन जो होता है ये IIM में अपना लेक्चर दे रहे थे, तो IIM लेक्चर में इनका निधन हो जाता है। 27 जुलाई 2015 के निधन भी हो जाता है। अब इस पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। भाई आप लोगों का अंग्रेजी का मॉडल पेपर है, इतना याद रखना। अंग्रेजी का मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा भैया अंग्रेजी का मॉडल पेपर सॉल्व करके चले जाओ पेपर देने। यहाँ पर देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? पेपर देने जाओगे भाई 1 नंबर का प्रश्न पेपर में रखा हुआ मिलेगा। इनका देखो जन्म हुआ था, A ऑप्शन दिया न्यू दिल्ली, B ऑप्शन दिया मुंबई, C ऑप्शन दिया मुंबई और देखो यहाँ पर डबल ऑप्शन मुंबई हो गए, लेकिन एक ऑप्शन है ना। क्या किया जाए भाई, बोर्ड की तरफ से 2 ऑप्शन दिए गए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसमें, कोई बात नहीं। यहाँ पर D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामेश्वरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। D ऑप्शन सही करेंगे। अगला देखो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि डॉक्टर कलाम इज पॉपुलरली नोन एज द, इनको क्या कहते हैं भाई, किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस नाम से प्रसिद्ध थे? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। A ऑप्शन दिया आयरन मैन ऑफ इंडिया, B ऑप्शन दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, C ऑप्शन दिया फादर ऑफ द नेशन ऑफ फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं भाई बताइए। अभी मैंने पढ़ा था कि APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने अभी आप लोगों को आगे पढ़ाया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं, तो APJ अब्दुल कलाम जी को कहते हैं। इसके बाद आगे देखो, आगे प्रश्न कहता है कि इन विच ईयर वाज डॉक्टर कलाम अवार्डेड द भारत रत्न। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो भाई इनको 1997 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। इसके बाद देखो, अगर मेरे पर जो मैं बात करूं कि ये जो हमारा पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आप लोगों का किसी भी चैप्टर से नहीं लिया गया। ये जो है, ये जो बोर्ड जो होगा, बोर्ड अपनी तरफ से एक पैसेज बनाएगा और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम जो होगा पेपर में रख देगा, है ना। ये किसी चैप्टर से नहीं लिया गया है। इसके बाद आगे देखो यहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ही वॉकड द एंड ऑफ द स्ट्रीट। पेपर में 1 नंबर का आएगा, है ना। पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि ही वॉकड द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ही माने भाई वॉकड माने चला, ही माने वॉकड चला। द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एंड ऑफ द स्ट्रीट मतलब सड़क के अंत तक चला, वह सड़क के अंत तक चला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे को देखो A ऑप्शन दिया है टू, B ऑप्शन दिया ऑफ, C ऑप्शन दिया ऑन और D ऑप्शन दिया फॉर, है ना। तो क्या आ जाएगा बताइए, वह सड़क के अंत तक चला। तो यहाँ पर हमारा 2 हमारा सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 यहाँ पर कर देंगे। अब आगे देखो, आगे यहाँ पर दिया है कि
क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब कि शब्दों का सही क्रम, इसको हिंदी में अर्थ होता है शब्दों का सही क्रम, है ना। इसको हिंदी में कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों शब्दों का सही क्रम। पूरा का पूरा भैया पेपर है आप लोगों का, मॉडल पेपर है। देखो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स मतलब कुछ शब्द हैं जो कि अलग अलग टाइम में दिए जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया ए, जैसे मान लीजिए कि दिस इज, ये नहीं हम लिख देते हैं कि इज दिस ए कैट, इज दिस ए कैट, है ना। अब इसको मैं सही में लिखना है तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, दिस आएगा, तो यहाँ पर दिस लिखेंगे, फिर हमारा इज आएगा तो इज लिखेंगे, फिर हमारा ए आएगा तो ए लिखेंगे, कैट। मतलब कि ये जो वर्ड है मेरा, ये मेरा वर्ड अलग अलग टाइम में दिया जाता है, इसको मैं शुद्ध लिखना है, मतलब एक ही तरीके से लिखना है। जैसे लिखा है क्रो ए स्टोरी हर्ड हैव थर्स्टी ऑफ द यू, तो बता दीजिए भाई क्या आएगा। ये ऑप्शन दिया यू हर्ड स्टोरी है थर्स्टी द क्रो हैव ऑफ, है ना। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो मेरा हैव आएगा, हैव कहाँ दिया है तो मेरा सबसे पहले हैव आएगा, हैव के बाद मेरा यू आएगा तो हैव यू, यू के बाद मेरा क्या आ जाएगा, हर्ड आएगा, हर्ड आएगा, फिर क्या आएगा, फिर मेरा आ जाएगा द स्टोरी, द स्टोरी देखो कहाँ लिखा है, फिर हमारा आ जाएगा द आएगा, फिर हमारा स्टोरी कहाँ लिखा है, स्टोरी, फिर हमारा द स्टोरी आएगा, अब फिर थर्स्टी ऑफ ए थर्स्टी। तो इस तरीके से मिलाकर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ द क्रो, है ना। तो इसलिए हमारे पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो मेरा नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि ही थ्रू द स्टोन इट मिस्ड द डॉग, है ना। 1 नंबर का पेपर में आएगा। अब इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि इस वाक्य को हमें पूरा करना है, वाक्य को हमें पूरा करना है, वाक्य को हमें पूरा करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पत्थर फेंका, मैंने पत्थर फेंका लेकिन, मैंने पत्थर फेंका लेकिन वह कुत्ते के नहीं लगा, कुत्ते को नहीं लगा। मैंने पत्थर फेंका यहाँ पर, लेकिन मैंने पत्थर फेंका कुत्ते के नहीं लगा। ये ऑप्शन दिया बट अगर यहाँ पर कर देंगे मैंने पत्थर फेंका लेकिन कुत्ते के नहीं लगा, लेकिन हाँ तो बट आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम और को रख देते हैं, अगर यहाँ पर हम और को रखते हैं, और माने होता है या, है ना। मैंने पत्थर फेंका या कुत्ते को नहीं लगा, तो या तो भाई मेरा सही नहीं होगा, या नहीं आएगा, है ना। मैंने पत्थर फेंका तो कुत्ते के नहीं लगा, लेकिन आएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। पेपर में 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा जिसमें क्या होगा कि आप लोगों को 4 मीनिंगें दी जाएंगी, 4 मीनिंग दी जाएंगी, जिसमें से एक मीनिंग मेरी गलत होगी, एक मीनिंग मेरी रॉन्ग होगी, और उसको मैं बताने की कौन सी मीनिंग मेरी गलत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमिटी, कॉमिटी मेरा सही है। बी ऑप्शन है टुमारो, टुमारो भी ऐसे लिखा जाता है। डी ऑप्शन इन्वायरमेंट, ये भी ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन नॉलेज की मीनिंग वही गलत है, नॉलेज ऐसे नहीं लिखा जाता है। नॉलेज की भी स्पेलिंग जो होती है KN से स्टार्ट होती है, OW होता है, YL होता है, फिर डाडट करके और कुछ भी होता है ना। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 को भाई पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 को देखो, प्रश्न नंबर 8 जो है कच्चा, यहाँ पर हमारा 1 नंबर का आएगा, है ना, कि हिज फादर इज ए नॉन कोबलर, हिज फादर इज ए नॉन कोबलर। अच्छा कोबलर माने क्या होता है भाई बता दीजिए, सभी बच्चे बताएंगे कोबलर माने क्या होता है ना। कोबलर माने होता है मोची, कोबलर माने मोची होता है। तो मोची भाई क्या होता है, मोची जो होता है एक आदमी ही तो होता है, मोची एक आदमी होता है ना। मोची क्या होता है, एक आदमी, कोई आदमी ही तो मोची हो सकता है ना। अच्छा भाई यहाँ पे देखो पढ़ते हैं, हिज फादर इज नॉन, यहाँ तक आइडेंटिफाई द वर्ड कोबलर, आइडेंटिफाई द वर्ड कोबलर क्या है इसमें, कोबलर बता दीजिए। देखो कोबलर जो होता है मोची होता है, और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा होती है जो किसी व्यक्ति के बारे में बताए, है ना, मतलब कि व्यक्ति की विशेषता बताते हैं तो उसको हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और पेपर में 1 नंबर आप लोगों का पक्का हो गया। चलिए आगे देखो बात करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर मेरा 10, क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक देखो, 9 से 10, रीड द फॉलोइंग, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज़ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको देखेंगे, है ना।
इसको देखेंगे तो ये इसको पढ़ेंगे, ये जो मेरा प्रोज है, जो मेरा प्रोज होता है, प्रोज से भाई इसको उठाया गया है, प्रोज से उठाया गया है। यहाँ पर पढ़ेंगे इसको कि द हाउस द ओनली वन ऑफ द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ लो हिल फ्रॉम द दिस हाइट ऑन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट प्लेट प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इसको अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो द हाउस मतलब कि घर होता है, द हाउस में घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वैली माने होता है घाटी, इंटायर माने प्रसिद्ध है, और इन माने में वन माने एक, ओनली माने केवल। मतलब कि क्या होता है कि वह एक छोटी पहाड़ी के नीचे बना था, है ना। उसका घर जो था एक छोटी पहाड़ी के नीचे बना था, क्योंकि यहाँ पर पढ़ते हैं कि सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, उसका घर जो था एक पहाड़ी के नीचे स्थित था, है ना। इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, है ना। इसको सही से पढ़ेंगे। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड माने कुड सी माने देख सकते थे, फ्रॉम माने से, दिस माने हाइट, इसकी ऊंचाई से, है ना। इसकी जो चोटी जो थी, चोटी की ऊंचाई से हम देख सकते थे, क्या क्या देख सकते थे, रिवर नदी देख सकते थे, फील्ड खेत भी देख सकते थे, राइप कॉर्न पकी हुई फसलें भी देख सकते थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स फूल भी देख सकते थे, ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, है ना। तो पहाड़ी की चोटी पर से खड़े होकर के हम फ्लावर्स देख सकते थे, है ना, और काफ़ी चीज़ें, पकी हुई फसलों को भी देख सकते थे जो एक अच्छी फसल होने का वादा करती थी। प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, प्रोमिस्ड होने वादा करती थी, ए माने एक, गुड हार्वेस्ट होने अच्छी फसल, जो कि एक अच्छी फसल होने का वादा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और लीस्ट ए शोवर, यानी कि द ओनली माने केवल, थिंग्स माने आवश्यकता थी, अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड माने आवश्यकता, वाज माने ए मतलब डाउनपोर माने भारी बारिश। लेकिन क्या कि पृथ्वी को एक भारी बारिश की या फिर एक छोटी सी बौछार की आवश्यकता थी। लीस्ट शोवर मतलब छोटी सी बारिश की आवश्यकता थी। इसके बाद आगे देखो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह मर्चो लेंचो ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग स्पेल्ट सी द स्काई, मतलब वो सुबह उठा और उसने आकाश की तरफ देखा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देखता है ना, नॉर्थ ईस्ट। चलिए भाई प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देख लो क्या क्या कहते हैं, प्रश्न देख लीजिए भाई, प्रश्न क्या कहते हैं। प्रश्न यहाँ पर देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कहते हैं कि वेयर वाज द लेंचोस हाउस सिचुएटेड, यानी कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था भाई, बता दीजिए। 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा, लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो सबसे पहले बता दीजिए भाई, इन द मिडिल ऑफ ए सिटी, बी ऑप्शन दिया ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, सी ऑप्शन दिया एट द फुट ऑफ ए बिग माउंटेन, और डी ऑप्शन दिया नियर ए डॉन्स फॉरेस्ट। तो बता दीजिए भाई इसका, देखो भाई बी ऑप्शन से हो जाएगा। लेंचो का घर जो था वो एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर स्थित था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द अर्थ नीड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, है ना, यानी कि जो पृथ्वी जो थी, पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी। तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि पृथ्वी को एक भारी बारिश की आवश्यकता थी, यानी कि डाउनपोर शोवर या फिर एक छोटी सी बारिश की आवश्यकता थी। तो इससे हमारा यहाँ पर देखो जो हमारा प्रश्न नंबर जो मेरा ये है, प्रश्न नंबर जो 9 है, प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, और प्रश्न नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए डाउनपोर शोवर, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे फिर हम बात करते हैं। यहाँ से देखो क्या कहता है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, चूज़ द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसको हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि जो लेंचो जो था, व्हाट वाज लेंचो प्रोफेशन, लेंचो का जो पैसा, प्रोफेशन मतलब होता है लेंचो कौन था या फिर लेंचो क्या था। ये ऑप्शन दिया बिजनेसमैन, क्या लेंचो एक बिजनेसमैन था, गलत हो जाएगा। क्या लेंचो एक पोस्टमैन था, पोस्टमैन नहीं था लेंचो, और पोस्टमैन डबल बार हो गया, लेकिन पोस्टमैन डबल बार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो लेंचो एक किसान था, तो भाई हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि हाउ मैनी लाइन्स वर 3 देयर इन अन्य फ्रेंच थर्ड इसे, है ना। तो एनी फ्रैंक का तीसरा निबंध कितने पन्नों का था। हाउ मैनी लाइन्स वर देयर इन अन्य फ्रेंच थर्ड एसे, अन्य फ्रैंक का जो तीसरा पन्ना जो था वो कितनी लाइन का था, इसका कहने का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा प्रश्न नंबर 12 जो है 1 नंबर का आएगा। अगर आप लोगों ने अन्य फ्रैंक का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो अन्य फ्रैंक जो अपना तीसरा जो पेज है, अन्य फ्रैंक का जो तीसरा पेज जब लिखती हैं तो वो कितने मतलब कि
कितने मतलब पेजों का था, तो यहाँ पर हमने सब पूछा कि कितने पन्नों का था। ये ऑप्शन दिए 3 वर्सेस 3 और 2 पेजेस और होल बुक और 10 लाइन्स, है ना। तो बता जी भाई 2 पन्नों का था, है ना, कि 3 पन्नों का था, कितने पन्नों का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ए ऑप्शन से हो जाएगा 3, ए ऑप्शन। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर, मैं अब आगे बात करता हूँ। अब मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमसे कहता है कि प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि कूर्ग इज फेमस फॉर विच क्रॉप, है ना। कूर्ग इज, तो कूर्ग जो था किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। कूर्ग, कूर्ग इज फेमस फॉर विच क्रॉप, कूर्ग जो है किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई ये हमारा 1 नंबर का पेपर में आएगा। ए ऑप्शन दिया टी, बी ऑप्शन दिया राइस, सी ऑप्शन दिया कॉफ़ी, डी ऑप्शन दिया व्हीट। तो कूर्ग जो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। देखो चाय दिया है, चावल दिया है, कॉफ़ी दिया है और गेहूँ दिया। व्हीट माने गेहूँ होता है ना। तो इसका राइट आंसर कॉफ़ी मेरा सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने कॉफ़ी को सही किया है तो उनका भाई फिर से 1 नंबर पक्का हो गया। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक देखेंगे। यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो भाई पेपर में जो है इस पर आधारित हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा 1 नंबर का आएगा और क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा 1 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि सम वे द वर्ड विल इन द फायर, है ना। इसको पढ़ेंगे सम से द वर्ड विल इन द फायर। तो भाई इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले इसको देखेंगे, इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक हैं, है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट याद रखेंगे। अब देखो सम से द वर्ड विल एंड इन द फायर, फायर माने होता है आग, फायर माने क्या होता है, फायर माने आग होता है। अच्छा, सम से इन आइस, आइस माने बर्फ़ होता है। फायर माने क्या होता है, फायर माने आग होता है। आइस माने क्या होता है, आइस माने बर्फ़ होता है ना। इसका भी हिंदी में अर्थ समझाएंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है कि सम से, लेखक कहता है, देखो लेखक कहता है कि जब लेखक जो है, लेखक यहाँ, लेखक का कहने का मतलब लेखक जो यहाँ पर समझा रहा है, लेखक यहाँ पर समझा रहा है जब 2 लोग बात करते तो उसमें से एक कहता है कि सम से द वर्ड विल एंड द फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी है, कुछ लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अंत बर्फ़ से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का अंत जो होगा आग से होगा। फिर इसके बाद आगे देखो सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का अंत, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का अंत किसी से होगा, बर्फ़ से होगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो होगी बर्फ़ से समाप्त हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर लेखक ने बर्फ़ को, जो आग है, आग को क्या कहा है, लेखक ने आग को यहाँ पर सीमित, असीमित इच्छाएँ, असीमित इच्छाएँ या फिर कह सकते हैं लालच, है ना। लालच हो गया, असीमित इच्छाएँ। असीमित इच्छाएँ का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आग है, आग का मतलब होता है असीमित इच्छाएँ। इंसानों की जो असीमित इच्छाएँ होती हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसे बहुत से युद्ध होते हैं, युद्ध हो गया, और इंसानों का जो लालच है, जैसे इंसान लालच की वजह से पेड़ पौधों को काट रहा है, तो ये भी इंसानों का, इसी को यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी को आग कहा है। सम से इन आइस, आइस का मतलब होता है बर्फ़। बर्फ़ क्या होता है, यहाँ पर बर्फ़ को बताया गया खामोशी, खामोश, है ना। मतलब कि लेखक कहता है कि यहाँ पर आइस को खामोशी की तरह बताया गया है कि कुछ रिश्ते जो होते हैं वो खामोश रह करके ख़त्म हो जाते हैं। सम से द वर्ड विल इन द फायर, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, बर्फ़ से होगा, है ना। और बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ को यहाँ पर यानी कि खामोशी यानी कि चुपचाप जो रहते हैं उसको ही यहाँ पर आइस कहा गया है। फिर इसके बाद आगे तो फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर इन फायर, है ना। मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर मैंने इच्छाएँ, टेस्टेड मैंने स्वाद, फ्रॉम वाई हैड मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं मानता हूँ कि आग ही दुनिया का अंत है।
आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं मानता हूँ कि आग से ही दुनिया का अंत होगा। और जो लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, मैं उनके पक्ष में रहता हूँ। तो लेखक कहता है कि जिनका मानना है कि जो दुनिया का अंत आग से होगा, तो मैं उनके पक्ष में रहता हूँ। अब चलो भाई यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो ये कहा गया है कि किस कवि ने इसको लिखा था। ए ऑप्शन दिया लेस्ली नॉरिस, बी ऑप्शन दिया रॉबिन क्लेन, और बी ऑप्शन दिया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और डी ऑप्शन दिया जॉन बेरीमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, बी ऑप्शन से हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का आएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट फायर स्टैंड्स फॉर सिम्बलाइज, 1 नंबर का आएगा। कि क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं कि फायर जो है, आग जो है, किसका प्रतीक है। तो भाई आग किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन दिया कोल्ड वेदर, बी ऑप्शन दिया आइस, सी ऑप्शन दिया है हेट्रेड एंड जेलिसी, और डी ऑप्शन दिया है कि डिजायर एंड ग्रीड, है ना। तो भाई देखिए, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि जो आग जो होता है, लेखक ने आग को डिजायर एंड ग्रीड से, मतलब कि उसकी जो इच्छाएं जो होती हैं, लालच और इच्छाएं, डिजायर एंड ग्रीड माने होता है लालच और इच्छाएं, है ना। लेखक ने फायर को डिजायर एंड ग्रीड कहा है। पेपर में जब प्रश्न आएगा तो आप लोगों को डिजायर एंड ग्रीड पर ही क्लिक करना है ना। इसके बाद चलो अच्छा भाई आगे देखते हैं। और डिजायर एंड ग्रीड का मतलब होता है कि लालच और इच्छाएं। तो लेखक ने यहाँ पर फायर को लालच और इच्छाओं से व्यक्त किया है। फायर का मतलब आग नहीं होता है। फायर को लेखक ने जब ये कविता लिखी है ना, तो उसमें लेखक ने फायर को डिजायर एंड ग्रीड कहा है, इसको याद रखेंगे। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक देखेंगे, जो कि हमारा सप्लीमेंट्री, यानी कि सप्लीमेंट्री से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सप्लीमेंट्री से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे कि हु वाज ट्रिकी इन द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ट्रिकी कौन था भाई, बता दीजिए ट्रिकी कौन था। ए कैट, ए रैबिट, ए डॉग, ए मंकी। तो ट्रिकी जो था एक डॉग था, है ना। पेपर में 1 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, हु वाज द रियल नेम ऑफ होली। भोली का रियल नेम क्या था भाई, बता दीजिए। भोली का असली नाम क्या था। भोली का असली नाम सुलेखा था। आगे देखो, ये भी पेपर में 1 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि व्हाट वाज द एज ऑफ हरी सिंह द थीफ, है ना। तो हरी सिंह की उम्र कितनी थी। हरी सिंह की उम्र भाई 15 साल की थी, है ना। 15 साल याद रखेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 कि ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट। ये सब 1 नंबर वाले प्रश्न है भाई। देखो सप्लीमेंट्री से देखो, एक डॉक्टर ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट। तो ग्रिफिन क्या था। ग्रिफिन जो था एक टीचर था, कि एक साइंटिस्ट था, कि एक एक्टर था। तो ग्रिफिन जो था भाई एक साइंटिस्ट था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का आएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। ए ऑप्शन दे ग्रिफिन, बी ऑप्शन दे रिचर्ड, सी ऑप्शन दे एडिशन, और डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर हॉरेस, है ना, हॉरेस। ये तो प्रश्न नंबर 20 का हमारा ग्रिफिन सही हो जाएगा। तो ये भाई मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बताए, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए। 20 के 20 प्रश्न, यानी कि 20 नंबर आपके पक्के हो गए। चलो आगे देखो, अब यहाँ से देखो आप लोगों का पार्ट बी स्टार्ट होता है। पार्ट बी स्टार्ट होता है भाई। पार्ट बी में हमारा सबसे पहले रीडिंग पूछा जाएगा। रीडिंग जो होगा हमारा 7 नंबर का रीडिंग आएगा, है ना। 7 नंबर का रीडिंग पूछा जाएगा। तो सबसे पहले रीडिंग को देखेंगे। इसको पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे ना, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे, रीडिंग को पढ़ेंगे। इसका हिंदी का मतलब क्या होता है। पेपर देने जाओगे मेरे पर बच्चों, आप लोगों का देखो 7 नंबर का पहले ही नंबर पर आप लोगों का एक पैसेज रखा हुआ मिलेगा, है ना। तो पैसेज 7 नंबर का पहले ही नंबर पर रखा हुआ मिलेगा, जो कि 7 नंबर का आएगा। इसको पढ़ेंगे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले कहा गया है कि आप लोग इस पैसेज को पढ़िए और इस पैसेज पर आधारित हमसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पैसेज पर आधारित हमसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों के चारों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए भाई पढ़ते हैं इसको ना, इसका हिंदी में मतलब समझते हैं क्या कहता है ये।
इसको यहाँ पर पढ़ेंगे कि अनहैप्पीनेस एंड डिसकाउंटमेंट स्प्रिंग फ्रॉम वंस ओन माइंड, है ना। तो इसका मतलब होता है कि दुख और असंतोष। अनहैप्पीनेस माने होता है दुख, एंड डिस्काउंट माने होता है असंतोष। दुख और असंतोष हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। स्प्रिंग फ्रॉम वंस ओन माइंड, स्प्रिंग माने उत्पन्न होते हैं, फ्रॉम माने से, ओन माने मेरे। जो दुख और असंतोष जो होते हैं वो मेरे अंदर से, मतलब मेरे अंदर से उत्पन्न होते हैं, है ना। या इसका मतलब होता है अनहैप्पीनेस एंड डिस्काउंटमेंट स्प्रिंग फ्रॉम वंस ओन माइंड। जो दुख और असंतोष जो होता है वो मेरे मन से उत्पन्न होता है। मैन इज द अर्चिटेड ऑफ हिज ओन फैट, है ना। तो मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। मैन इज अटैच्ड मन होता है स्वयं, ऑन हिज फैट अपने भाग्य का निर्माता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इफ़ द मेक्स ए प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड डज द ड्यूटी ऑनेस्टी ही विल बी बोथ हैप्पी एंड सक्सेसफुल। इसको पढ़ेंगे, देखो। यदि वह समय और अवसर का सही उपयोग करे, इसको देखो यहाँ से पढ़ेंगे कि इफ़ द मेक्स ए प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। इफ़ माने यदि, मेक्स माने सही करे, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम यदि वह समय का सही उपयोग करे, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड डज हिज ड्यूटी ऑनेस्टी, और अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी पूर्वक करे, है ना। ही विल बी बोथ हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो वो अपने कार्य को, है ना, तथा ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए तो वह सुखी और सफल होगा। यानी कि जो व्यक्ति जो है अपने समय का सही उपयोग करे, है ना, बट इफ ही वेस्ट हिज टाइम इन आइडलनेस एंड लुक्स ओनली फॉर कंफर्ट हिज लाइफ विल बी फेलर। इसका मतलब होता है कि लेकिन यदि वह आलस्य में अपना समय नष्ट करता है, और वो केवल आराम चाहता है। अब लिखा है कि आइडलनेस एंड लुक्स ओनली फॉर कंफर्ट हिज लाइफ विल बी फेलर। और अगर वो केवल आराम चाहता है तो उसका जीवन असफल हो जाएगा, वह हमेशा गरीब और दुखी रहेगा। ही विल ऑलवेज रिमेन पुअर एंड मिसरेबल, है ना। तो ही विल माने सदैव, ही माने विल, ऑलवेज माने सदैव, रिमेन पुअर एंड मिसरेबल। इसका मतलब होता है कि वह हमेशा गरीब और दुखी रहेगा। फिर इसके बाद आगे देखो, आप लोगों को अपने समय का वैसे उपयोग करना है। इसके बाद आगे देखो कि ही मस्ट रियलाइज दैट लेबर इज द ट्रू की टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसके बाद देखो, हमें समझना चाहिए, वी मस्ट रियलाइज, हमें समझना चाहिए कि मेहनत, दैट लेबर इन द ट्रू की, मेहनत ही स्वास्थ्य और खुशी का, है ना, मेहनत स्वास्थ्य और खुशी की असली कुंजी है। ही मस्ट रियलाइज दैट लेबर इज़ द ट्रू की टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हमको समझना चाहिए कि जो हमारी मेहनत जो है वही हमारी सफलता की कुंजी है, मतलब हमें, है ना, वही हमारी खुशी की असली चाबी है। ए पर्सन हु डज नॉट वर्क हार्ड कैन नेवर एंजॉय पीस ऑफ माइंड। ए पर्सन माने एक व्यक्ति, है ना, ए पर्सन माने जो व्यक्ति, ए पर्सन हु डज, जो व्यक्ति नॉट वर्क हार्ड, जो व्यक्ति मतलब हार्ड यानी कड़ी मेहनत नहीं करता है। नेवर एंजॉय पीस, जो व्यक्ति कड़ी मेहनत नहीं करता है ना। फिर इसके बाद देखो, उसको मन की शांति नहीं मिलती है। नेवर एंजॉय पीस ऑफ माइंड, उसको मन की शांति नहीं मिलती है। ही ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द अदर्स फॉर हिज नीड्स विच डिस्ट्रॉय हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। वो क्या करता है, वो दूसरों के आवश्यकताओं पर निर्भर रहता है और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है। Therefore to be truly happy, जिससे उसका आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, इसलिए सच्चा सुख पाने के लिए। Therefore to be truly माने सच्चा, हैप्पी माने सुख। One must cultivate the habit of hard work, the every challenge with courage, है ना। तो इसलिए सच्चा सुख पाने के लिए मेहनती बनना और हर चुनौती का साहस करना चाहिए। चलिए भाई, यहाँ से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, मेरा प्रश्न पूछा गया है कि पहला प्रश्न देखो, व्हाट डिस्ट्रॉयज द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, है ना। इसको देखेंगे कि कहता है कि क्या करने से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। 2 नंबर का पेपर में आएगा। तो क्या करने से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। व्हेन ए पर्सन, देखो, व्हेन ए पर्सन डज नॉट वर्क हार्ड द एंड डिपेंड्स ऑन द अदर्स
फॉर हिज नीड्स इट डिस्ट्रॉयज हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। जब कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता, जब कोई व्यक्ति हार्ड वर्क नहीं करता है तो क्या करता है कि वो दूसरों के ऊपर मतलब डिपेंड्स हो जाता है और मतलब दूसरों से अपनी आवश्यकताएं पूरी कराता है, तो उसी को हम कहते हैं कि जिसके कारण उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तो इसी का ये प्रश्न नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा 2 नंबर का आएगा, तो इसलिए आप उनको वर्क हार्ड करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 2 नंबर का ये आएगा। तो अब प्रश्न नंबर बी देखेंगे कि हु इज द आर चीटेड ऑफ हिज ओन फेट एंड हाउ, है ना। तो कौन जो होता है, यहाँ पर कहता है कि हु इज द आर चीटेड ऑफ ऑन हिज ओन फेट एंड हाउ, कौन जो होता है, कौन अपने भाग्य से, कौन अपनी मेहनत से और मतलब कि अपनी मेहनत से अपना भाग्य स्वयं कौन बनाता है। तो भाई अपनी मेहनत से अपना भाग्य स्वयं कौन बनाता है, 1 नंबर की 2 नंबर की आएगा, 2 नंबर की आएगा। तो जो मैन जो होता है, मैन इज द अर्चिटेड ऑफ हिज ओन फैट, मैं आदमी जो होता है वो अपनी मेहनत से अपना भाग्य स्वयं बनाता है। ही कैन सेप हिज डेस्टिनी बाय मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, जो यहाँ पर ही कैन सेप डेस्टिनी में, है ना, अपना काम स्वयं बनाता है। अपॉर्चुनिटीज एंड डूइंग हिज ड्यूटी हॉनेस्टी, जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है। यूज ऑफ टाइम, तो अब है ना, तो अपना भाग्य स्वयं बना लेता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे कि व्हाट इज द ट्रू की टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, है ना। तो भाई प्रश्न का कहने का मतलब है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमको खुशी रहने के लिए हमारी असली चाबी क्या है, 2 नंबर का ये आ जाएगा। लेबर मतलब हार्ड वर्क इज़ द ट्रू की टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मतलब कि हमारी खुशी और स्वास्थ्य की असली चाबी जो है हमारा ये हैप्पीनेस और हेल्थ है ना। मतलब उसका कारण है हार्ड वर्क। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो मेरा स्वास्थ्य और बढ़िया रहेगा और हमारी जो खुशी है, खुशी भी मेरी अच्छी रहेगी ना। आगे देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर डी को देखेंगे कि विच वर्ड इज द पैसेज मीन लेजीनेस। तो लेजीनेस का मतलब क्या होता है भाई, लेजीनेस जो होता है पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो लेजीनेस देखो आइडियलनेस मीन्स लेजीनेस, ये हमारा पैसेज समाप्त हुआ, है ना। तो इतना भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि ये पेपर में 7 नंबर का आएगा। रीडिंग हमारी 7 नंबर की आती है। इसके बाद आगे देखो बात करते हैं। अब आइए राइटिंग के बारे में बात करते हैं। राइटिंग को भाई देख लेते हैं। राइटिंग में देखो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सुटेबल टॉयलेट फैसिलिटीज़ टू द स्टूडेंट्स। इस 4 नंबर का पेपर में आएगा। फिर अथवा करके दिया है कि राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू टू 2000 रुपीज़ फॉर परचेसिंग द बुक। मतलब हमको 2000 रुपये में भाई 200 रुपये में, मतलब हमको 200 रुपये में हमको क्या करना है, हमको किताबें खरीदनी, तो उसके लिए आप लोगों को अपने पिताजी को पत्र लिखना पड़ेगा। चलो आगे देखो। इसके बाद यहाँ से एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल कॉलेज इन 80 से 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। 6 नंबर का आएगा। फिर यहाँ पर हिंट्स दिए गए, डेट ऑफ सेलिब्रेशन, प्रिपरेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, चीफ ऑफ गेस्ट, क्लस्टर प्रोग्राम, कंक्लूजन। अगर आप लोगों को भाई इसका उत्तर नहीं याद है, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप लोगों को उत्तर नहीं याद है तो एक अथवा करके दिया है। यहाँ पर देखो लिखा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इस पर आप लोगों को देखो यहाँ पर कुछ दिए गए, इन पर आप लोगों को शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि हमारा सबसे पहला दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, बी आप दूसरा दिया एक क्रिकेट मैच, तीसरा दिया एनी इंडियन फेस्टिवल। इसके बाद आगे देखो ये हमारा देखो दिया गया है ग्रामर। ग्रामर भाई आप लोगों का 10 नंबर का ग्रामर आएगा, जिसमें हमारा 2 नंबर का 2 नंबर का हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। जैसे कि ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, 2 नंबर की आ जाएगा। 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर इसका सारे से प्रश्न नोट कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर बी हमारा कहता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, 2 नंबर की ये भी आ जाएगा। सम बॉयज वर हेल्पिंग, इसको मैं एक्टिव पैसिव में बदलना है। फिर यहाँ पर दिया पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएट द फॉलोइंग जैसे इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली, इसको पंचुएट करना है। ये 2 2 4 6 नंबर हो गए। और 4 नंबर का हमारा यहाँ पर फिर एक, कल मैं बाज़ार जा रहा था, रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली, वह धीरे धीरे चल रही थी, मैंने उससे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता कर दी। 4 नंबर का ये आ जाएगा। अब हमारा लिटरेचर जो भाई, लिटरेचर को देखेंगे, साहित्य हमारा 23 नंबर का आता है ना, साहित्य 23 नंबर का आता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो इसको पढ़ेंगे
कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच। व्हाट डिड अन्य फ्रेंड टेल अबाउट द फैमिली इन हर डेयरी। 3 नंबर का ये आएगा। फिर अथवा करके दिया है, अथवा करके दिया, आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो भाई कि यहाँ पर लिखा और करके दिया कि व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कवाई स्टैंड फॉर हिज लेसन ए बैकर फ्रॉम गोवा। तो ये हमारा लिटरेचर था और लिटरेचर को आप लोगों को भाई सही से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो 30 से 40 शब्द में आप लोगों को इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। क्या अर्थ है यहाँ पर कहता है कि जो हमारा एक पैडर कबाई का मतलब क्या होता है, ये बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया, इसका मतलब बताना है। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर बी कहता है, क्वेश्चन नंबर बी जो हमारा पेपर में 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का, कि वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम। वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम। वैली को कंडक्टर ने मैडम क्यों कहा। वैली को कंडक्टर ने, वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम। वैली को कंडक्टर ने मैडम क्यों कहा। और अथवा करके दिया है कि वाई डज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। सीगुल जो था भाई उड़ने से क्यों डरता था। वाई डज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि सीगुल जो था भाई उड़ने से क्यों डरता था, इसका मतलब बताना है। अथवा करके दिया, 2 में से एक प्रश्न करना है। इसके बाद आगे देखो कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्द में आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नेशनल मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम। मतलब कि भाई नेशनल मंडेला को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या क्या उनको किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ा था। तो इनका सबका उत्तर लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का पेपर में आया जाएगा। चलो आगे देखो भाई, आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अथवा करके दिया गया है कि वाई डिड किसा गौतमी कम टू गौतम बुद्ध, व्हाट डिड द एडवाइस हर टू डू। इसके बाद देखो 3 नंबर किया जाएगा कि इसका अगर हम हिंदी में बारे में बात करें तो कि किसा गौतमी बुद्ध के पास क्यों गई। वाई डिड किसा गौतमी कम टू गौतम बुद्ध। किसा गौतमी जो थी गौतम बुद्ध के पास क्यों गई। व्हाट डिड ही एडवाइस हर टू डू, है ना। बुद्ध ने उससे क्या सलाह दी। व्हाट डिड ही एडवाइस हर टू डू, बुद्ध ने उसको क्या सलाह दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू डू। 3 नंबर का आएगा, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे कि अमांडा कविता में वक्ता अमांडा से क्या क्या करने को कहता है। अमांडा जो होता है, वक्ता जो होता है, अमांडा को क्या क्या करने को कहता है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं आता तो फिर 4 लाइन की पोएम लिख देना। यहाँ पर लिखा राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स है ना प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। 3 नंबर का भाई आप लोगों का यहाँ पर पूछा जाएगा। 3 नंबर का आप लोगों का एक पोएम आएगा। फिर एक सेंट्रल आइडिया लिख देना। सेंट्रल आइडिया लिख देना, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर एंड आइस। बी ऑप्शन दिया ए टाइगर इन द जू। सी ऑप्शन दिया फॉर एनी गिरुगिरी। और इसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। 3 नंबर का आएगा कि वाई डिड द थीप नॉट रन अवे विथ अनिल मनी। ये वाई डिड द थीप, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चोर अनिल के पैसे लेकर क्यों नहीं भागा। वाई डिड द थीप नॉट रन अवे, नहीं भागा। वाई डिड द थीप, उन्हें चोर नहीं भागा अभी विथ अनिल मनी, जो चोर जो था वो अनिल के रुपये लेकर क्यों नहीं भागा। भाई इसका 3 नंबर का उत्तर लिख देना। बी ऑप्शन ए को उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 से 40 वर्ड्स। सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देना आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ भाई एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे कि व्हाट क्वालिटीज मेड रिचर्ड एल्ब्राइट ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, है ना। रिचर्ड एल्ब्राइट को सफल वैज्ञानिक बनाने वाले गुण कौन कौन से थे। व्हाट क्वालिटीज मतलब कि सफल गुण, मेड रिचर्ड, व्हाट क्वालिटीज ऐसे कौन कौन से गुण थे जिसके कारण जो रिचर्ड एल्ब्राइट जो था एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। 4 नंबर का भाई आ जाएगा कि हाउ डिड मैडम लोएसल लाइफ चेंज आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, है ना। तो हार खोने के बाद, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि हाउ डिड मैडम लोएसल लाइफ चेंज आफ्टर लूजिंग द नेकलेस।
यानी कि हार खोने के बाद मैडम लोएसल का जीवन कैसे बदल गया। जैसे ही भाई मैडम लोएसल जो थी उनका जब खो जाता है तो उनका जीवन कैसे बदल गया। 4 नंबर का आएगा। इसको वाई डिड भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर, है ना। तो भोली ने बिशंबर से शादी करने से क्यों इनकार कर दिया। वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मतलब मैरी बिशंबर, मतलब कि जो भोली जो थी उन्होंने बिशंबर से शादी करने के लिए क्यों इनकार कर दिया। तो भाई ये हमारा था मॉडल पेपर, है ना। ये हमारा जो था ये था हमारा 2027 का अंग्रेजी का भाई पेपर था। 2027 का अंग्रेजी का पेपर था जो कि मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर भाई सॉल्व करा दिया है। आप लोगों का मैंने काम पूरा फिक्स कर दिया है ना। अब आप लोगों को भाई कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, क्योंकि मॉडल पेपर जो था मैंने आप लोगों का पूरा पेपर भाई सॉल्व करा दिया है। और ये था हमारा 2027 का अंग्रेजी का एक वायरल पेपर, अंग्रेजी का वायरल पेपर जो कि मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व कराया। और यहाँ से आप लोगों का भाई ये जो था मॉडल पेपर था 2027 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर था, अंग्रेजी का पेपर था, जिसका कोड है मेरा 817 FH कोड का पेपर है। पूरा पेपर भाई तैयार कर लो और चले जाना भाई पेपर देने, आप लोगों का काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए भाई आज की इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।